यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। तो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, यूनिट नंबर 1 डिमांड। सो चैप्टर नंबर 8 में बेटा हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि मनी की जो डिमांड है वो कहाँ कहाँ से इमर्ज होती है। सो आई ऑल ऑफ अस नो दैट मनी की जनरल डेफिनेशन क्या है। मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसको लोग स्वीकार करते हैं फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। इट इज समथिंग विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, जो स्टोर करने में भी हेल्प करता है और डेफर्ड पेमेंट्स को भी करने में मनी काम आता है। नाउ मनी जो है उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मनी सबको ही स्वीकृत है, मनी सभी के लिए इजीली यूजेबल है। मनी को कॉपी करना, हालांकि जाली नोट, नकली नोट बहुत लोग बना लेते हैं, मनी को इजीली रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। मनी के पास गवर्नमेंट का अगर बैकअप हो, बैकिंग हो, तो उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। और मनी जो है वो एक जैसी यूनिफॉर्म तरीके से छापा जाता है सरकार द्वारा। अपने इंडिया में मनी छापने की अथॉरिटी डेफिनेटली किसके पास है? आरबीआई, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नाउ बेटा मनी दो तरह का होता है, एक लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब सरकार जिसको लीगली एक्सेप्ट करे कि हम ये कह रहे हैं कि इस चीज को एक्सचेंज करके तुम सामान खरीद लो या बेच लो, दैट इज लीगल टेंडर, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। एंड द सेकेंड इज फिड्यूशरी मनी। बेटो फिड्यूशरी शब्द का मतलब है भरोसा। तो विश्वास के कारण आप लोगों से चेक लेते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज लेते हो, प्रॉमिसरी नोट रहता है, ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भरोसे पर ही बैक्ड अप होते हैं। क्योंकि हम तो आपको सामान आज दे रहे हैं, आप हमको पैसा बहुत टाइम बाद दे रहे हो, तो वो जो एक ओवरऑल भरोसा है उसके दम पर ही तो हम आपको सामान दे रहे हैं। देन मनी की दो चीजें होती हैं, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये भी अपन पढ़ चुके कि मनी जो है उसके ऊपर जो छपा है ऑन द फेस, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज वो जिस मटेरियल का बना है। ठीक है, फॉर श्योर सीता वी विल मेक, क्लास 12 की मेरी वीडियोस हैं, आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिखोगे ना रचना मैम क्लास 12 वीडियोस, आपको फॉर श्योर मिलेंगी। सो डिमांड जो है वो क्या है, मनी की डिमांड क्या है? एक बार कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हें जितना भी आता है इस चैप्टर को, जितना मैं आज कह रही हूँ सुन लो। आज सरस्वती जी से मैं बोल के आई हूँ कि जितना भी मैं बोलूँ मेरे बच्चों के दिमाग में जर्र से उतर आए, उनसे मैं ये आज आशीर्वाद लेके आई हूँ। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान से जो मैं कह रही हूँ सुनो, पूरा दिमाग में अंदर जाएगा। ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल है। सारे अपने फ्रेंड्स को बोलना कि ये जो अपने मैक्रो के रिवीजन हैं इनको ज़रूर देखें, 10 से 15 नंबर का प्लस हो जाएगा। ओके, सो मनी मेरे सामने रखा है 1,000 रुपये का नोट, 2,000 रुपये का नोट, और मेरे सामने रखे हैं उसी से खरीदे हुए गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो मैं एज अ पर्सन हार्ड कैश के रूप में 2,000 का नोट चाहती हूँ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स चाहती हूँ, दोनों में से अगर मैं कैश कितना चाहती हूँ इसको देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। सो मनी की जो डिमांड है इट इज अ चॉइस बिटवीन कैश रखना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखना है। नाउ प्लीज रिमेंबर, मुझे मनी खाने के लिए नहीं चाहिए और पीने के लिए तो मेरे पास पानी है। फिर मुझे मनी चाहिए क्यों? क्योंकि मनी के अंदर है परचेजिंग पावर। मनी को यूज करके मुझे जो चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, कहीं घूमने जाना है तो पैसे चाहिए, किसी को दान देना है तो पैसे चाहिए, उन सब के लिए मुझे मनी की ज़रूरत है। तो मनी की डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड का मतलब उन चीज़ों के कारण मेरे को मनी चाहिए, इसलिए मनी की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। नाउ मनी जो है ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर एवरीवन। अब मनी की जो थ्योरीज हैं ये अपन पढ़ेंगे बेटा 5। मैं तुम्हें एट द वेरी आउटसेट बता दूं, फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है ना बच्चे, वो ब्रीफ में ही उसको पढ़ पा रहा है, बहुत डीप डूब के नहीं पढ़ पा रहा है। तो इस वजह से एमसीक्यू में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो पेशेंस रखो। जितना मैंने कराया है उससे जितने एमसीक्यू बने, जस्ट चिल एंड डू देम। कुछ बच्चों को टॉपिक के एमसीक्यूज काफ़ी टफ लग रहे हैं, डोंट वरी, जितना बने इस वक्त वो करना है तुम्हें, ना कि प्रेशर में आके हर चीज़ को दिमाग लगाना है। वाइल आई ट्राई कि तुम्हें मोटा मोटी चीज़ें समझ आ जाएं। सो द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये मैं अपनी कुछ स्लाइड्स तुम्हारे लिए निकाल के लाई हूँ,
क्लास में तो हमने डिटेल में पढ़ा था, बट यहाँ कुछ कोर बातें जिससे MCQ सॉल्व होगा वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सो अर्विंग फिशर, ये सबसे पहली थ्योरी थी। जब भी कोई चीज़ याद करना हो ना तो सिस्टमैटिकली करना चाहिए। तो पहली थ्योरी अर्विंग फिशर ने लिखी थी 1911 में। उन्होंने एक किताब लिखी थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी को हाईलाइट करती हुई ये किताब जो उनकी थी, इसने एक इक्वेशन दी कि मनी जो है, लोग डिमांड जो करते हैं और उसकी जो सप्लाई होती है मनी की, ये इससे प्राइसेस पर फर्क पड़ता है। मनी की प्राइस जो है ना बेटा, इंटरेस्ट को कहते हैं, राइट? सुनना ध्यान से। तो अर्विंग फिशर ने कहा कि मनी की जो डिमांड है कि कितना पैसा लोगों को कैश में चाहिए, और मनी की जो सप्लाई है, अंततः ये दोनों इक्वेट हो जाते हैं इकोनॉमी में। इनकी जो इक्वेशन थी विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, उसमें उन्होंने ये मेजर थ्योरी दी थी M/V इज इक्वल टू P/T। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि मनी की सप्लाई कैसे होती है। तो सबसे पहला, कोई भी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी पहला नोट छापता है, उसको कहेंगे M। जितना भी इकोनॉमी में पैसा है, एग्जाम्पल M1, M2, M3, M4 पढ़ा था ना, तो तुम मान लो मनी सप्लाई मतलब M1 को बोल रहे हैं। अब 100 का नोट छपा, ये हो गया M1। वो नोट तुमने मुझे दिया एज ट्यूशन फी। मैंने अपने घर के लिए आटा खरीदा तो मैंने दुकानदार को दिया, तो मेरे पास भी एक बार 100 बार आया, 100 रुपये आया, फिर उसके पास वो 100 रुपये गया, फिर उसने अपने घर के लिए सब्जी खरीदी, उसने उसको दिया, तो ऐसे मनी 5 बार घूमा, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कितनी बार वही रुपया बार बार हाथ बदल के खर्च हुआ। मैं जो आज बोल रही हूँ उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुन लो, और बस उससे जितना कंसेप्ट तुम्हारा बने उसको लिख के पेपर में आना। सो M/V, एक बार छपा हुआ नोट अगर 5 बार हाथ बदला तो 100 रुपये इंटू 5 बार बदला, 500 इज द सप्लाई ऑफ मनी। नाउ अगर मैं इस सप्लाई को चेंज कर दूंगी तो डेफिनेटली प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा। मार्केट में कितनी सप्लाई है मनी की, इससे मनी की जो प्राइस है उस पर असर आ जाता है। अब आगे बढ़ो, डिमांड लोग क्यों करते हैं मनी की? मुझे सपोजिंग ये एक ग्लास पानी खरीदना है। नाउ ये हुआ ट्रांजैक्शन, मुझे एक बार पानी खरीदना है और ये पानी का ग्लास मान लेते हैं 20 रुपए का है, तो 20 इंटू 1 इज माई डिमांड फॉर मनी। तो अगर मुझे 10 ग्लास खरीदना था तो 20 इंटू 10 200 होता मेरा डिमांड फॉर मनी। तो राइट हैंड साइड पे है डिमांड फॉर मनी, लेफ्ट हैंड साइड पे है सप्लाई ऑफ मनी, एंड दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि अर्विंग फिशर ने कहा था कि डेफिनेटली डिमांड डिपेंड करती है ट्रांजैक्शंस कितने करने हैं, सप्लाई डिपेंड करती है मनी इनटू वेलोसिटी, मगर लास्ट में इकोनॉमी के फोर्सेस के इंटरप्ले से सारी चीज़ें इक्वेट हो जाती हैं और प्राइस लेवल पर असर पड़ जाता है जितना चेंज होता जाएगा सप्लाई में। तो आपको उनकी जो थ्योरी है उसका मैंने सिर्फ हाईलाइट बताया है। जब ये इंटर में था ना बेटा, तो सपोजिंग मैं 100 मिनट्स में पढ़ाती थी, तो अभी मैंने तुम्हें ये 5 मिनट्स में पढ़ाया है। तो सोच के देखो कि अभी हमने कितना ब्रीफ में उसको करा है, और हमारी मजबूरी है कि 26 चैप्टर है इकोनॉमिक्स के, हम अभी इसको इतना ही समय दे सकते हैं। तो इतने से ही तुम्हारा फाउंडेशन लेवल का बेसिक काम निपट जाएगा। तुम्हें याद क्या क्या रखना है? क्लासिकल अप्रोच, सबसे पुराने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, तो क्लासिकल अप्रोच, सबसे पहली अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अर्विंग फिशर ने दी थी 1911 में। ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी बुक का नाम था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उनकी इक्वेशन थी M/V इज इक्वल टू P/T। अगर तुमने इतनी मोटी भी बातें याद रख ली तो तुमको क्वेश्चंस बन जाएंगे। M/V इज इक्वल टू P/T। ओके बेटा, हमने जो क्लास में पढ़ा था तब इसको और डिटेल में पढ़ा था। किसी को ऐसा लगता है कि मैम इतने शॉर्ट में मेरे को समझ नहीं आया, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है, नीचे एक फॉर्म है कि मैम मुझे इसका डिटेल वीडियो बस इस चैप्टर का दिलवा दीजिए। सो आई विल फॉर श्योर लाइक टू हेल्प यू। अब अर्विंग फिशर ने ये जो बातें कहीं, इसके बाद में इसको उन्होंने खुद ही मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने इसमें क्रेडिट मनी भी ऐड कर दिया।
सो एम डैश वी डैश, इसमें क्रेडिट मनी जो हम लोन पे अपने पास पैसा ले आते हैं वो, ये भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि वो भी तो हाथ घूमता है। एक होता है जो पैसा छपा वो कितने हाथ बदला, एक लोन पे आदमी ने पैसा लिया वो कितने हाथ बदला, तो वो भी तो मनी की सप्लाई को एड ऑन करता है। यस, तो बाद में उन्होंने इक्वेशन बना दी m इंटू वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये डिमांड साइड है और ये उसका सप्लाई साइड है। ओके, तो मॉडिफाइड वर्जन में क्रेडिट मनी को भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप कि तुम्हें मोटा मोटी एलिमेंट्स इस थ्योरी के समझ में आ गए। गिव मी अ थम्स अप, मोटा मोटी एलिमेंट्स समझ में आ गए। कोई बात नहीं मुस्कान, आई विल हेल्प यू विद दैट, डोंट वरी। नाउ बेटा, नेक्स्ट अप्रोच इज कैम्ब्रिज अप्रोच। नाउ कैम्ब्रिज अप्रोच इज नॉट नियो क्लासिकल, ऐसे याद रखो। पहली क्लासिकल थी अर्विंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दूसरी हो गई नियो क्लासिकल क्योंकि ये उनसे थोड़े नए थे। तो इनकी अप्रोच को कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं और ये एग्जाम का खासा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1900 में, बिल्कुल अर्ली स्टार्टिंग ऑफ 1900 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी विच इज कॉल्ड कैश बैलेंस अप्रोच। इसमें पीगो और मार्शल ये दोनों लोग शामिल थे। जितने सिंप्लीफाई करके बेटू मैं तुम्हें लेक्चर बता रही हूँ ना, इतना सिंपल लेक्चर तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि हमने क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, हम बिल्कुल शॉर्ट में ख़त्म कर रहे हैं, बट फिर भी काम लायक सारी चीज़ें इसमें हैं। सो कैम्ब्रिज अप्रोच इज कॉल्ड नियो क्लासिकल अप्रोच। इनका कहना ये था, डिमांड फॉर मनी आपकी करंट इनकम पे डिपेंड करती है। हम पढ़ रहे हैं मनी की डिमांड किस किस चीज़ पे निर्भर करती है, तो पिछले वाले में क्या पढ़ा, वो सप्लाई पर भी निर्भर करती है। m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, वो थी वहाँ पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये है कैश बैलेंस अप्रोच कि आदमी के पास एक्चुअली जितना कैश होगा उसके हिसाब से, इनकम जितनी होगी उसके हिसाब से वो कैश का एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो यहाँ पर K इज परसेंटेज ऑफ इनकम जो आप कैश में रखना चाहते हो, एंड Y रेफर्स टू इनकम, राष्ट्र के एंगल से नेशनल इनकम। सो MD इज डिमांड फॉर मनी। तो एकदम सिंपल, मनी की डिमांड इज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। आज अगर मुकेश अंबानी के घर में शादी है तो हो सकता है वो 100 करोड़ में से 1 करोड़ कैश में रख लें। वहीं किसी पान के दुकान वाले के घर शादी है, उसका बजट है 5 लाख में शादी करनी है, तो 5 लाख का 10% हो सकता है सिर्फ 50,000 वो कैश में रखने की डिमांड करे। इसको याद रखना। ओके बेटू, सो मनी की जो डिमांड है इज मेनली डिपेंडेंट ऑन योर करंट इनकम, ये इन्होंने कहा। सब अब उन्होंने इसमें एक और बात कही कि जो इनकम है उसमें इन्फ्लेशन का बहुत असर होता है। तो उन्होंने कहा कि मनी की जो डिमांड है वो डेफिनेटली करंट इनकम पे डिपेंडेंट है, बट उसमें प्राइस का अपने को अफेक्ट ले लेना चाहिए। तो उन्होंने रियल मनी का कॉन्सेप्ट दिया। रियल मनी में बेटा नॉमिनल मनी में प्राइस लेवल को एडजस्ट किया है। सो मनी की डिमांड फॉर श्योर इनकम पे तो डिपेंड करती है, बट उन्होंने उसमें प्राइस लेवल के चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो रियल मनी इज इक्वल टू नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू प्राइस लेवल। नॉमिनल मनी में इन्फ्लेशन का असर हटा दिया तो वो रियल मनी आ गया। इसको कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं। ये दोनों, पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच, दोनों ने इस बात पे फोकस किया कि लोगों को पैसा ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए। ये उन्होंने मेजरली कहा। पहले में उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई इक्वेट हो जाते हैं, और दूसरे में उन्होंने कहा कि आदमी की जितनी करंट इनकम होगी, चलो प्राइस से एडजस्ट कर लो, उसके अनुसार वो पैसे रखने का सोचेगा। अब आई थर्ड थ्योरी, कीनीजियन थ्योरी। सेकंड थ्योरी पे मुझे थम्स अप दे दो। 1 और 2 थ्योरी के बेसिक्स तुम्हें समझ आ गए। तुम चाहो तो जिसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो वो एक बार चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, बट मेरा सजेशन ये है कि चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की जगह जो उसके पीछे के MCQs हैं, मेरे नोट्स के बाद इस चैप्टर के MCQs तुम 3 बार लगा लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार तुम्हारा दिमाग उस पर सेट हो गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। मेरे एप्टियंस इस बार बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं,
बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग अपनी चारों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके और शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई ऐसे करो कि चार लोग कहें इसको कहते हैं मेहनत। कीनीजियन थ्योरी, बताओ पहली थ्योरी किसने दी थी? अर्विंग फिशर। दूसरी थ्योरी किसने दी? बोलो बोलो, अभी पढ़ा, मार्शल एंड पीगो, राइट। नाउ थर्ड थ्योरी, ये इनकी ना तुम शक्लें याद रखो सेट में कि पीगो इधर बनाया था मैम ने, मार्शल इधर बनाया था, ऐसे बिल्कुल रिलेटिवली तुमको याद रहेगा। पहली थ्योरी का नाम क्या था? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और दूसरी थ्योरी का नाम क्या है? कैश बैलेंस अप्रोच। नाउ तीसरी थ्योरी इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इन्होंने कहा, पहले दो लोगों ने ट्रांजैक्शन पे फोकस किया, इन्होंने इंटेंशन पे फोकस किया कि लोग जो हैं वो लोग तीन तरीके से पैसे को रखते हैं। घर में पैसा कैश में रखें या बॉन्ड्स में रखें, ये चॉइस डेफिनेटली लोग करते हैं और ये तीन तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, ट्रांजैक्शन मोटिव, जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे जितना भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाने के लिए चाहिए, बेसिक क्लोथिंग चाहिए, बेसिक मेडिकेशन चाहिए, बेसिक गैजेट्स वगैरह चाहिए, ये हो गया ट्रांजैक्शन मनी। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मनी, घर में कोई बुजुर्ग हैं या आजकल तो एनीबडी कोई भी बीमार पड़ गया और हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे रखने हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। मोटिव माने मंशा। एंड तीसरा इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, जैसे कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और स्टॉक मार्केट या तो एकदम ऊपर जाएगा या एकदम नीचे आएगा, तो ऐसे मौके पे हमको मौके पे छक्का लगाना है। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें पता है कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है, तो हम उस मौके पे कुछ करंट इन्वेस्ट करके पैसा बाहर करके निकल सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेक्युलेटिव मनी। तो तीनों चीज़ों के लिए जो हम पैसे रखेंगे, हाँ बेटा इनफ है फिलहाल, तीनों चीज़ों के लिए जो हम पैसा रखेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो इनका कहना था लिक्विडिटी क्यों लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती है। प्रिकॉशनर, रात को हॉस्पिटल जाना है आपको तो आपको लिक्विड कैश चाहिए, कोई डॉक्टर आपसे ज़मीन के बदले में ऑपरेशन नहीं करेगा। और तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव, यस, स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब हुआ, स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बताओ बेटू? मौके पे छक्का लगाना। अब तो मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि 10,000 रुपये घर में कैश रखे रहो, उसकी जगह बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, तो तुम अगर घर में कैश रखे हो और बैंक का ब्याज मिस कर रहे हो, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई कि नहीं? बस ये इतना सा लॉजिक भी तुम्हें क्लियर है तो कुछ MCQs तुम कर जाओगे कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हाई होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत, जो मौका आपने मिस कर दिया, राइट। तो आप चाहोगे कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, मैं बैंक में ही रख देता हूँ, तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? कम। ओके, बस इतनी सी बात है। अब इसके कुछ रूल्स मैं तुम्हें याद करा रही हूँ, रिपीटिंग अगेन, कि ये सारी थ्योरीज बहुत अनंत हैं, अथाह हैं, डिटेल में हमने पढ़ी हैं, अभी हम शॉर्ट में बस इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना बोल रही हूँ। तो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव, एक बात बताओ, प्रिकॉशनरी मोटिव इंटरेस्ट से इफेक्ट होगा या हमारी इनकम से? ऑब्वियसली हमारी इनकम से। अगर मुकेश अंबानी को कोई प्रॉब्लम हुई तो प्रिकॉशन के लिए वो उतने ही बड़े अस्पताल में भर्ती होंगे, भैया उनका तो खुद ही का अस्पताल है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल। बट एग्जाम्पल कोई और चीज़ ले लो, वो उतने ही अपने लेवल, तो इनकम से वो उतना अफेक्टेड नहीं है। मतलब इंटरेस्ट उस पर कितना मिलेगा उससे नहीं मिलेगा उससे मतलब नहीं है, जैसी आदमी की स्टैंडर्ड होती है ना, उसके हिसाब से वो प्रिकॉशन के लिए पैसा रखता है। वरना कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए तो 50,000 रुपये घर में रखा है तो ही वो फील करते हैं कि हमारे लिए इतना इनफ है, इतने दायरे में हमारी इमरजेंसी भी मीट हो जाएगी। और कुछ लोगों को लगता है कि हम 10 लाख रुपए रखें कि कोई इमरजेंसी आएगी तो हमें 10 लाख के लेवल का खर्चा करना पड़ सकता है, तो वो इंटरेस्ट से अफेक्ट नहीं होता, इनकम से अफेक्ट होता है। और ऐसे ही स्पेक्युलेटिव बेटा, स्पेक्युलेटिव इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार सट्टे से क्या कमाएंगे, ब्याज से ही कमा लेते हैं।
तो इसलिए इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ओके बेटा, हाँ, अगर इंटरेस्ट मार्केट में अच्छा मिल रहा है तो लोग स्पेकुलेशन में घुसते ही नहीं है। ओके बेटा, फिर से सुन लो कि प्रिकॉशनरी मोटिव जो है और ये सारी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट इनइलास्टिक हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज की जरूरत है सो तो है। हाँ, इनकम इलास्टिक जरूर हैं। इज दैट क्लियर बेटा? एक और बात याद रखो, अगर करंट इंटरेस्ट हाई है, इस लाइन को ना तुम लर्न कर लेना, ये तुम्हारे बड़े काम आएगा कॉन्सेप्ट। अगर करंट इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है तो जैसे ही, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो पूरी जनता क्या सोचेगी कि बॉन्ड्स खरीद लो, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लोग सोचेंगे पक्का बॉन्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, और जैसे ही बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, जैसे ही बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी कि हर आदमी बैंक को पैसा दे रहा है, तो फिर इंटरेस्ट रेट गिरेगा, क्योंकि बैंक को इजीली पैसा मिल रहा है। बैंक भी ब्याज का रेट तब आपको ज्यादा देता है जब मार्केट में बैंक को पैसा इजीली नहीं मिलता है। अब सबको बॉन्ड खरीदना है तो सब अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं, तो ऐसे में तो इंटरेस्ट रेट घटेगा ही। तो ये एक लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बस इतना तुमको सुना दिया मैंने। ओके, अब लिक्विडिटी ट्रैप किसको बोलते हैं बेटा? लिक्विडिटी ट्रैप जो है, एक्चुअली तो हम ये पूरी बातें पढ़ ही मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रहे हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आ सकती है। ये एक्सट्रीम असर हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तब आदमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंसता है। इस सिचुएशन में मनी की अगर सप्लाई सरकार बढ़ाती भी है तो भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, और इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी सोचते हैं उतनी हो नहीं पाती। मॉनेटरी पॉलिसी का मूल उद्देश्य है कि सरकार आरबीआई के थ्रू इकोनॉमी में मोमेंटम लाए। तो वो पैसा फूका उन्होंने, बट पैसा इनपुट करने के बावजूद जब इकोनॉमी ने कुछ दिखाया ही नहीं असर, ऐसे बैठी इकोनॉमी, तो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई उनकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोगों को लगने लगता है कि भैया हमें तो कैश दे दीजिए, हमें बैंक में पैसा नहीं रखना। तो बैंक ऑफ जापान ने इस चीज को बहुत बुरा फेस किया था और वो बहुत बुरा मरा था। तो लिक्विडिटी ट्रैप इसको कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी फेज वाली अप्लाई की, मनी की सप्लाई को बढ़ाया, बट उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट उतना नहीं बढ़ा और मार्केट में ग्रोथ नहीं हुई। इसको लिक्विडिटी ट्रैप हम कहेंगे। ओके, अब चौथी आई इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच की स्टोरी सुनना ध्यान से। बताओ फिर से, पहली थ्योरी किसने दी? अर्विंग फिशर। तुम पांचों थ्योरीज का जिस्ट लिखोगे। पहली थ्योरी किसने दी? अर्विंग फिशर। दूसरी किसने दी? पीगो एंड मार्शल। तीसरी किसने दी? बोलो बोलो। अरे भैया, अगर तुम बार बार इनकी शक्ल भूल जाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे। कीन्स, कीनीजियन थ्योरी, जेएम कीन्स, भाई पिताजी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच दी है बॉमल एंड टॉबिन। इनके नाम पे इंटर में जब था क्वेश्चन बहुत आता था, बॉमल एंड टॉबिन। बॉमल एंड टॉबिन, ये इनके फर्स्ट नेम्स हैं। देखो भाई, इनकी शक्ल देख लो, एकदम थ्योरी बनाते बनाते टकले हो चुके हैं और ये होने की वर्ष पे हैं। तो बॉमल एंड टॉबिन। ऑल राइट, तो इन्होंने कहा कि कैश कितना रखें और बॉन्ड में कितना रखें, इस बात का जो निर्णय है वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पर। उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई एसेट होता है ना, उसको खरीदे या ना खरीदे, जैसे वो निर्णय लिया जाता है वैसे ही पैसे का निर्णय लिया जाता है। तो ये वाली लाइन बहुत ध्यान से सुन लो और मार्क करो जो तुमने नोट्स बना रखे हैं। ये जो अप्रोच है ये कैश को एक एसेट मानता है विच इज हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। अगर यार मेरे पास कैश होगा तभी तो मैं ट्रांजैक्शन के लिए उसको यूज करूंगी, है ना बेटा? तो हर व्यक्ति कैश का और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एक ऑप्टिमल मिक्स मेंटेन करके रखता है। कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर बैंक का ब्याज
गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ब्याज का रेट ज़्यादा है तो आदमी क्या सोचेगा? घर में कैश मत रखो, वहीं रखो, डिमांड फॉर मनी विल गो डाउन। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन से पहली बात हो गई ना। सेकंड, अगर व्यक्ति को ट्रांजैक्शंस के लिए बार बार पैसा लगता है तो वो बॉन्ड में लगा के रखेगा पैसा या कैश प्रेफर करेगा? वेरी गुड, कैश। और सडनली इकोनॉमी में उसको लग रहा है प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो प्राइस के बढ़ने के कारण उसको पैसा ज़्यादा लगेगा, तो वो कैश प्रेफर करेगा या बॉन्ड्स? कैश। तो बस ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग में अगर फिट हैं तो उससे काम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फाउंडेशन लेवल पर इंस्टीट्यूट इतना गहरा उतर के नहीं पूछने वाला है। आप मेरे नोट्स में जितना मैंने लिखवाया उसको बिल्कुल याद कर लो, लेक्चर को एक बार और सुन लो और उसको दिमाग में बिठाओ, और उसके बाद इंस्टीट्यूट के एमसी की करो। जय श्री राम। अब आई पांचवी थ्योरी। तो बस इनकी थ्योरी में मनी को एज एन बॉमल एंड टॉबिन ने एज एन एसेट लिया है। हालांकि इनकी थ्योरी के काफ़ी मतलब बारीकियां थी, इंटर में हम पढ़ते तो बहुत डिटेल में पढ़ाते थे कि जो कैश है और बॉन्ड है कब क्या लें वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलो फिर से बताओ, इंटरेस्ट रेट अगर हाई हैं तो आदमी क्या प्रेफर करेगा? बॉन्ड ले लेता हूँ। आदमी को ट्रांजैक्शंस करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है तो वो क्या सोचेगा? कैश ज़्यादा रख लेता हूँ, बॉन्ड्स को लो कर देता हूँ। यदि आदमी को मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होती दिखेंगी तो वो क्या करेगा? कैश रखेगा। भाई ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है बार बार खर्चा करने के लिए, बॉन्ड पटक के क्या करेगा? बस तुम्हें अगर इतना समझ में आ रहा है तो इससे हमारा काम हो जाएगा। अब आई लास्ट थ्योरी, फिफ्थ थ्योरी, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने पता है क्या किया? सिर्फ रीस्टेटमेंट किया है पुरानी थ्योरी का। मिल्टन फ्रीडमैन से बड़ा प्यार है इंस्टीट्यूट को, पिछले चैप्टर में भी थे वो और इस चैप्टर में भी हैं। सो मिल्टन फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट किया है। क्या, किस बात का? उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी का रीस्टेटमेंट किया है। तो तुम एक तो पहले ये समझ लो कि उन्होंने कौन सी थ्योरी का रीस्टेटमेंट किया है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो सबसे पहली दी गई थी, राइट? बिल्कुल। उनका कहना था डिमांड फॉर मनी इज जस्ट सिमिलर टू द डिमांड ऑफ अ कैपिटल एसेट। जैसे लोग किसी कैपिटल एसेट की डिमांड करते हैं वैसे ही लोग मनी की डिमांड करते हैं। 1956 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी और उन्होंने रीस्टेट किया पुरानी थ्योरी को, और उन्होंने क्या चार मेन बातें कही। चार डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी इन्होंने कहे। 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी। चार डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी इन्होंने क्या क्या कहे, ध्यान से सुनेंगे। पे अटेंशन। सबसे पहले पुरानी बात ये थी कि करंट इनकम पे डिपेंड करता है कि आदमी कितना पैसा रखेगा। इन्होंने कहा नहीं, परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। परमानेंट इनकम, टोटल वेल्थ जो है परमानेंट इनकम से अफेक्ट होती है। इन्होंने कहा कि अगर प्राइस बढ़ेगी, इफ प्राइसेस राइज, फॉर श्योर डिमांड फॉर मनी विल राइज, इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड। यार तुम्हें दिख रहा है कि महंगाई बढ़ती चल रही है, तुम्हें दिख रहा है कि महंगाई बढ़ती चल रही है और मुझे पैसों की नीड पड़ेगी अपने बेसिक एक्सपेंसेस करने के लिए, तो फॉर श्योर डिमांड फॉर मनी तो बढ़ेगी, है ना बच्चों? सो इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू प्राइस लेवल। तीसरा, अगर मार्केट में जो बैंक ब्याज इंटरेस्ट दे रहा है बॉन्ड्स पे वो लो है तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है तो आई वुड प्रेफर कौन खरीदे बॉन्ड, कैश में पड़ा रहने दो। तो इट राइजेस, डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लो। इन्फ्लेशन से अगेन ये सेकंड पॉइंट जैसा ही है, काफ़ी फर्क पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि महंगाई बढ़ने से पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब स्कूल में थे 30 साल पहले, तो 100 रुपए के पेट्रोल में हम काइनेटिक चलाया करते थे, तो हम 15 दिन आराम से 20 दिन में गाड़ी चला लेते थे। आजकल 100 रुपए का पेट्रोल 3 दिन में भी नहीं चलता। अंतर आ गया ना, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। सो इन्फ्लेशन के कारण जब भी इन्फ्लेशन होगा कि तो रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, और रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी तो आदमी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस।
इसमें से तुम्हें जितना समझ में आए उतना तुम कर लो। अब मैं एक बार कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना चाहूंगी, ध्यान से सुनो। क्वांटिटी थ्योरी अर्विंग फिशर ने दी। उन्होंने कहा कि प्राइस डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करती है और डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है, M इंटू वी इज इक्वल टू P इंटू टी। सेकेंड, कैम्ब्रिज अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, पीगो एंड मार्शल ने दिया। इन्होंने कहा डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। तीसरा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो प्रोफेसर कीन्स ने दी। इन्होंने कहा कि 3 टाइप के मोटिव्स के लिए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव, लोग पैसा रखते हैं। उसके बाद आए बॉमल एंड टॉबिन इन्वेंट्री अप्रोच, इसलिए क्योंकि जैसे हम तुम लोगों इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ते हो ना कि कितना EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना ऑर्डर करें और कितना ना करें, कितना मतलब चलो वो थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। सो इन्होंने कहा कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितना पैसा मनी में रखें, कितना पैसा बॉन्ड्स में रखें, तो हम ऑप्टिमाइज करते हुए चलते हैं उसको। और मिल्टन फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थ्योरी का रीस्टेटमेंट किया। क्वांटिटी थ्योरी पे उन्होंने कहा कि जो डिमांड है वो सिर्फ करंट इनकम पे और इस पे नहीं डिपेंड करती, वो 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करती है और परमानेंट इनकम पे वो ज़्यादा अफेक्ट डालती है। और ये उनके 4 फीचर्स थे। हालांकि मैं तुम पे मुझे थोड़ी सी दया भी आती है कि जो चीज़ पूरी नहीं पता हो उसको अगर शॉर्ट में पढ़ना हो तो दिक्कत तो जाती है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जितना तुम्हें बता पाऊँ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्विज करेंगे 40 क्वेश्चन की। देखते हैं 40 में से 40 कितने लोग लेके आ पाते हैं। बी रेडी, आई एम स्टार्टिंग द क्विज। फटाफट सब लोग जरा वीडियो को लाइक कर देंगे, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तुम क्या करो कि तुम अपने नोट करते हुए चलना कि कितने कितने मार्क्स तुम्हारे आए, करेक्ट तुम्हारे कितने आए। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज डेवलप्ड द डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी known as the inventory theory? Inventory approach, inventory, चौथे नंबर की approach was inventory. Yes, you are correct. Baumol and Tobin. The answer is, correct answer is A, Baumol and Tobin. तो कुछ तो तुम्हें ऐसे जुगाड़ टेक्निक से भी बन जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, जरा सोच समझ के इसका जवाब देंगे। higher the dash, higher would be the dash of holding cash. यहाँ तो सेकंड वाले पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना ही होगा और सारे आंसर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही। एंड लोअर विल बी द डैश। सबने इंटरेस्ट मनी डिमांड तो उन्होंने स्विच करा है। देखो अब कॉन्सेंट्रेशन से इसको करेंगे। एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई तभी होती है जब इंटरेस्ट हाई होता है। तो कैसे पकड़ेंगे कि सेकंड वाला सब में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना? तो मतलब यहां तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ही आएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब हाई होती है? जब इंटरेस्ट हाई होता है। और जब लोगों को लगता है कि बॉन्ड्स में कमाई हो रही है तो फिर वो लोग पैसे की डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड विल बी लेस। क्लिक करा एवरीवन? बट अपने को आंसर तक पहुंचना कैसे है, ये मेरा टारगेट है। एक तुम्हें आंसर बता के खुश करना मेरा टारगेट नहीं है, आंसर तक अपने को पहुंचना कैसे। अपन ने देखा हायर वो एक चीज की बात कर रहे हैं और हायर में सेकंड वाले ऑप्शन में सब में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो यहां तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ ही रहा है। तो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होती है जब इंटरेस्ट हाई होता है और तब डिमांड लो होती है। आंसर इज डी, ठोको ताली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, रियल मनी किसको कहेंगे? तो बिना आंसर पढ़े तुम्हें बनना चाहिए था मैम इन्फ्लेशन या प्राइस का इफेक्ट कर दो तब। नॉमिनल मनी को एडजस्ट कर दो टू प्राइस लेवल, करेक्ट। रियल नेशनल इनकम, मनी डिमांडेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल GNP, पता नहीं क्या क्या लिखा है। बोलो यस, यस, वेरी गुड। आंसर इज ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4,
कौन सा फंक्शन ऑफ मनी, ये सारे यूनिट्स का है, किसको यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं? मैंने तुम्हें 4 फंक्शंस कहे थे, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो वो जो पहले वाला था ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो आंसर इज ए। तो वेरी गुड, जितने लोगों का बन गया 4 में से 4, कितने लोगों के आ गए अभी तक? वेरी गुड। देखो कंसंट्रेशन से पढ़ोगे सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 डैश माने किसने कंसिडर किया डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल थ्योरी फॉर कैपिटल एसेट। ओ अभी अभी पढ़ा था कि कैपिटल एसेट की तरह ही जो मनी को डिमांड करे वो व्यक्ति आपको बताना है। इट इज मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि जैसे कैपिटल एसेट की डिमांड होती है वैसे ही मनी की डिमांड होती है, अ कैपिटल एसेट डिपेंडिंग अपॉन परमानेंट इनकम और वेल्थ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 रिजर्व मनी को क्या क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी। बोलो जी। वेरी गुड, आंसर इज डी। लिखते चलना सारे क्वेश्चंस, देखते हैं कितने सही होते चल रहे हैं, नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब अपने मन से सोचेंगे, शांति से, मैं सिर्फ रीड आउट कर रही हूं। M1, M2, M3, M4 में से तो क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का तय है। ये जो मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले ना बेटू, ये वो क्वेश्चन है जो उस एरिया को हाईलाइट कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। सेम क्वेश्चन उठ के हो सकता है ना आए, ये तो उड़ती चिड़िया के पर गिरने जितना हो गया, बट एरिया मैंने तुम्हारे सारे बता दिए हैं। मैं इस वक्त इकोनॉमिक्स में पूरे इंडिया में जो एज वाइज है ना सबसे सीनियर टीचर हूँ, क्योंकि इंटर में इकोनॉमिक्स जब मैं ये पढ़ाती थी, ये तब से 12 अटेम्प्ट से इंटर में था, तो मैंने वहां की पूरी नॉलेज तुम्हारे लिए ढोल दी है। सो M1 इज द समेशन ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, करेक्ट। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंक का पैसा तो कभी होता ही नहीं है M1, छड़ो। करेंसी एंड पीपल, ठीक है। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम तो होता ही नहीं है, छड़ो। तो फर्स्ट और सेकंड तो हुए ही नहीं, ऐसे पकड़ना सीखो। यहाँ बैंक की वजह से छोड़ा, यहाँ टाइम डिपॉजिट की वजह से छोड़ा। करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI, नो 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 नो, इसके हिसाब से तो नन ऑफ द अबव होगा। यस, देखो एम, इसमें क्या मिस्टेक है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, नहीं, अच्छा, एक मिनट, मेरी मिस्टेक, माय फॉल्ट, माय बैड। मैंने ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे विद होना चाहिए था, विद बैंक। तो उस हिसाब से आंसर शुड बी ए। ओके बेटा, नन ऑफ द अबव तब होता जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने ऐसा समझा कि बैंक ने जो RBI के पास जाके पैसा रखा है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? ये मिस्टेक हो गई। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 मनी मल्टीप्लायर, तुमने पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर इज कि कितनी मॉनेटरी सप्लाई क्रिएट हुई मॉनेटरी बेस से, एंड मनी सप्लाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व रेशो। यार अगर बैंक एक्सेस में रिजर्व रखेगा तो पब्लिक को कैसे देगा? तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, इसलिए ये आंसर नहीं है। नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व रेशो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक एक्सेस में RBI जो बताता है रेशो दैट इज R, और बैंक एक्स्ट्रा रख ले इट इज E। तो एक्सेस रिजर्व रख लिया तो पब्लिक से आपको कैसे दोगे? तो इट इज नेगेटिवली। नॉट रिलेटेड गलत, प्रोपोर्शनेट गलत, तो आंसर इज बी। वेरी गुड बेटू, बन पा रहा है ना? सुनो ना, एवरीथिंग इज टफ बिफोर इट इज ईजी। शुरू में तुम्हें ये क्वेश्चंस बहुत ही टफ लग रहे थे, अब तुम्हें थोड़े ठीक लगेंगे, और तुम रिजल्ट एग्जाम वाले दिन पूरी अपनी जो ये प्लेलिस्ट है इसको सामने मेरे सुनते जाना और अपने नोट्स को देखते जाना। फॉर श्योर तुम पूरे इंडिया में सबसे बेटर प्रिपेयर्ड हो सारे सब्जेक्ट्स में। यस वी कैन, लिख दो एक बार, यस वी कैन।
अब की बार सारे एफटीएंस का कैफ पार, पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, तुम लोगों ने बेटा पता है 120 टेस्ट दे दिए हैं, धीरे धीरे धीरे, पता ही नहीं चला। चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हारे सारे खत्म होने को हैं, तो 120 चैप्टर्स के टेस्ट दिए तुमने भाई। तुमसे बेटर कोई प्रिपेयर्ड नहीं है इस बार, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। करेंसी रेशो क्या बताता है? एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं हाथ में, इसमें से कितना वो घर में रखना चाहता है और कितना वो बैंक में ले जाना चाहता है, उसको कहते हैं करेंसी रेशो। बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, नो। बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, नो। बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, यस। बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, नो। सबको बन रहा है बेटा? मेरे कहने से बन रहा है कि खुद ब खुद बन रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, डैश टेल्स अस हाउ मच न्यू मनी विल बी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम फॉर अ गिवन इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी। तुम ही मुझे बता दो, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस जो है वो कितना गुना पैसा बना पा रहा है, उसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो आंसर इज सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चन पढ़ते सी तुम्हारे दिमाग में कौन चाहिए कि मैम ने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस की स्टेबिलिटी है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के एम्स हैं। रिड्यूस फूड शॉर्टेज, ये तो कहीं से नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ये है। ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ये मेन मोटिव नहीं है। पावर्टी रिडक्शन तो बिल्कुल ही, कहीं इनका पावर्टी से कोई लिंक ही नहीं है। तो आंसर इज बी। यस गाइज, वेरी गुड। आ रहा है ना मजा? यस, आर यू एंजॉइंग? पढ़ाई कभी कभी फन भी तो बनना चाहिए। माना मैंने कि इट इज अ टफ पोर्शन, बट मेरे प्यारे एप्टियंस ने पूरी दमदारी के साथ इसको पढ़ा है। फॉर देम इट इज नॉट टफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई in consultation with the Ministry of Finance decides the policy rate and implements the same. No, 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 no. अकेले गवर्नर ऑफ आरबीआई क्यों पॉलिसी रेट तय करेंगे? While CRR has to be maintained by banks as cash with the RBI, SLR requires holding of approved assets with the bank itself. ये बात तो सही है। फिर भी अपन आगे पढ़ते हैं। MCQ में भले ही एक आंसर सही हो, दूसरा उससे बेटर हो सकता है। When repo rate increases, it means bank can now borrow money through OMO. No, 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 no. Open market operation liquidity adjustment, sorry, repo rate LAF में काम आता है। तो आंसर इज बी। फॉर श्योर इट इज बी। यस मेरे बच्चे। क्वेश्चन 13, RBI provides financial accommodation to the commercial banks through repo and reverse repo under which scheme? यस मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट। वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। पढ़ लो, स्क्रीन चली गई थी तो पढ़ लो। यस भाई, करण भाई तोलानी ने सही करा। इट इज LAF। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, आई होप। Very good. I'm so happy. I'm so happy. Question number 14. और अगर कोई टॉपिक रिपीट करना हो या उससे रिलेटेड डाउट है वो भी वहीं कहना। An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying and selling of what? Bonds and bill of exchange, debenture and share, government security, none of these. Answer is C. Very good. क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, यही क्वेश्चन जो तुम्हें पहले टफ लगते थे अब तुम्हें सिंपल लग रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मनी परफॉर्म्स सारे फंक्शन मेंशन बिलो। अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस। प्राइस कंट्रोल, नो 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 नो। यूनिट ऑफ अकाउंट, यस। स्टोर ऑफ वैल्यू, यस। प्रोवाइड यील्ड्स, नो 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 नो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस। यूनिट ऑफ अकाउंट तो इसी को कह देंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू ये हो सकता है। फिर भी अपन आखिरी पढ़ेंगे,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस. यूनिट ऑफ अकाउंट, यस. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नो 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 नो. तो आंसर इज सी. देखो समझ समझ के कर रहे हैं तो टफ नहीं लग रहा ना बाबू, है ना बेटू. क्वेश्चन नंबर 16. डिमांड फॉर मनी इज, आंख बंद करके मेरे एप्टियंस मेरे से पहले बता देंगे, डिराइव डिमांड. वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार. बड़े चलो, बड़े चलो. क्वेश्चन नंबर 17. Which theory was propounded in the book Purchasing Power of Money? Quantity theory of money. A. Clearly. सबसे पहली वाली क्वांटिटी थ्योरी, अर्विंग फिशर. इतना तो याद हो ही गया होगा. क्वेश्चन 18 ऑन योर स्क्रीन. द पीपल hold their resources in liquid form when they get interest by lending money. सही बात है. Or buying bonds or stock. According to Keynes, by which motive the desire to hold money arises? ट्रांजैक्शन मनी से बिल्कुल रखते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव से भी रखते हैं, स्पेक्युलेटिव से भी रखते हैं. भाई देखो पैसा तो आदमी कीन्स के हिसाब से तीनों मोटिव से रखता है. तो क्लियरली आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 19. डैश इज एन एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन जो तब होती है जब कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर होल्ड मनी अपने पास रख लेते हैं कैश और उसको खर्च नहीं करते हैं, इंटरेस्ट रेट लो होने पर भी. मॉनेटरी ट्रैप, प्रिकॉशनरी ट्रैप, स्टिमुलस ट्रैप एंड लिक्विडिटी ट्रैप. तो आंसर इज ए. अब सुनो ना, तुम्हें तुक्के में भी ए कर देना चाहिए था क्योंकि तुमने पढ़ा ही एक ट्रैप है. तुम कहोगे मैम आप तो हमको फेकोलॉजिस्ट बना रही हो. क्वेश्चन नंबर 20. द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम इज फ्रीडमैन्स मेजर ऑफ वेल्थ. यार ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. फ्रीडमैन ने कहा कि करंट इनकम पर आपकी डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है, ऐसा कैश बैलेंस अप्रोच वाले और बाकी सब कहते हैं. पर मेरा ये कहना है कि जो आपकी परमानेंट इनकम है, वेल्थ है, उससे डिमांड पे फर्क पड़ता है. तो ये परमानेंट इनकम ही उसको मानते थे, करंट टेम्पररी और फ्लेक्सिबल इनकम नहीं मानते थे. वेरी गुड. अब देखो ये क्वेश्चंस अलग हैं, ये मैंने इंटर के पेपर जब आता था ना तब से निकाले हैं. तो अगर तुम लोग इनको करके जाओगे तो इसके जैसा ही पेपर आएगा. क्वेश्चन 21. मनी सप्लाई क्या है? आंख बंद करके आंसर इज ओके. क्वेश्चन नंबर 22. The central bank all over the world adopt monetary policy which depends to a large extent on the controllability of. मॉनेटरी बेस को कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल. मनी सप्लाई उससे असर होती है, बिल्कुल. मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई दोनों, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड दोनों. तो मेरे विचार से इसका आंसर होना चाहिए बेस्ट सी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉनेटरी बेस और मॉनेटरी सप्लाई दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी और मनी मल्टीप्लायर में दोनों का ही असर होता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ मॉनेटरी बेस ही नहीं, वो मनी सप्लाई को भी नियंत्रित करते हैं. तो आंसर इज फॉर श्योर सी. क्वेश्चन 23. पेपर करेंसी, जब आप 100 रुपए का नोट लेते हो तो उस पर 100 रुपए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, परंतु वो जिस कागज का है, इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है. तो इट इज नॉट फुल बॉडीड मनी, नॉट मेटालिक मनी, इट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी. ए. क्वेश्चन 24. ये अब तुम खुद करोगे, प्लीज आंसर मत देखना, डोंट लुक एट द आंसर्स. द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10% फॉर एवरी 2 लाख रुपीज डिपॉजिट इन द बैंक.
व्हाट विल बी द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन। तुमने मेरे साथ पढ़ी थी एक बात कि मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR। बोलो हाँ या ना। मॉनेटरी उसके दो फॉर्मूले हैं बेटा। एक तो फॉर्मूला है मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1/LRR। तो उससे आपको पता चल जाता है मनी कितनी बार वो होगा। ओके, तो इससे मुझे इस फॉर्मूले से मुझे जब 10% इज रिजर्व रेशो, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको बन गया उनको तो बन ही गया होगा। तो m इज इक्वल टू 1/LRR। तो 1/10% से 10 आया, तो 2 लाख रुपए इंटू 10 से टोटल मनी सप्लाई क्रिएट हुई, क्योंकि ये बताता ही ये है कि ये अगर इनिशियल डिपॉजिट है और 10 टाइम्स ये पैसा बढ़ रहा है तो 20 लाख रुपए आएगा। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? प्लीज टेल मी। मेरा उद्देश्य है मेरे बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट होके जाएं। प्लीज टेल मी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बड़े चुनिंदा क्वेश्चंस निकाले हैं और इसी जैसा पेपर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अगर तुम्हें बन रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो। और कुछ लोगों को लग रहा है कि इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट मैम बहुत टफ है। बेटा ज़मानों से इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट टफ ही आता है। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कि एग्जैक्टली ये टाइप इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल नहीं घबराओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए कैसे कम एफर्ट कर सकती हूँ तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तो मैंने सारा रिसर्च करा है, यही इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हाँ, मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया था? ओके, क्वेश्चन नंबर 25। Whose behavior among the following has been considered under money multiplier approach? Central bank, commercial bank, general public। अरे भाई, मिल्टन फ्रीडमैन की मैंने तुम्हें एक चार्ट बनवाई थी जिसमें सेंट्रल बैंक का बिहेवियर M, जिसमें कि कमर्शियल बैंक का बिहेवियर रिजर्व रेशो और पब्लिक करेंसी रेशो, सबका ही असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो डेफिनेटली आंसर इज डी। क्वेश्चन 26। मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई आर रिलेटेड टू रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो पता है क्या बताता है? हम पढ़ चुके हैं कि लोगों के पास अगर 100 रुपए हैं, ये करेंसी हुई, तो 100 रुपए में से वो डिपॉजिट के रूप में कितना रुपया रखना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो डिपॉजिट रखेंगे उतना बैंक के पास ज़्यादा पहुंचेगा, है ना? नहीं, सॉरी, मैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा चेंज कर रही हूँ तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। यहाँ करेंसी का मतलब है कितना पैसा वो घर में रखना चाहते हैं और कितना वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो लोग सारा पैसा घर में ही रखे रहेंगे तो बैंक के पास पहुंचेगा कैसे, है ना? तो इट इज नेगेटिवली। लोग अगर घर में ज्यादा रखेंगे तो बैंक के पास कम पहुंचेगा, तो मनी मल्टीप्लायर भी कम होगा। तो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। ओके, आंसर इज ए। क्वेश्चन 27। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20%। व्हाट विल बी क्रेडिट मल्टीप्लायर? सिंपल क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉलो है 1/LRR। यही पढ़ा था ना अपन ने, 1/LRR। तो बस आंसर इज 5। ओके, क्वेश्चन 28। What will be the total deposit created if initial deposit is rupees 800 crore and the reserve required ratio is 10%? तो सबसे पहले दिमाग ये लगाओ कि टोटल मनी सप्लाई निकालने के लिए इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर करते हैं। तो पहले क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल लो। फर्स्ट स्टेप में क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालो, वो आ गया 10। और टोटल मनी सप्लाई सेकंड स्टेप में निकालो, इनिशियल इनटू M। तो 800 तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है और 10 अपन ने निकाल लिया, तो 8000 करोड़ इज द आंसर। सी। मेरे बच्चों बन रहा है कि नहीं? मेरा मूल उद्देश्य है मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि मैम बन रहा है। ये चैप्टर का भी हमको अब बनने लगा। कोई चैप्टर पे टैबू मत लगाया करो कि ये बहुत टफ है, ये नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 29 खुद करके दिखाओ। आगे आंसर। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया बेटा, इनिशियल डिपॉजिट अगर
बन गया टोटल डिपॉजिट इतना, तो तुम्हें मालूम है ये मनी सप्लाई, ये मॉनेटरी बेस, या इसको इनिशियल सप्लाई मान लो, इसको कितना बन गया, डिवाइड करा तो 8 बन गया। सो अगर m की वैल्यू आ गई 8 और m वैसे कैसे आता है 1/LRR, तो बस आंसर आ जाएगा बी। आ गया बेटू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30, 10 और बचे हैं, पेशेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? रेगुलेट द एक्सचेंज रेट एंड कीप इट स्टेबल, नॉट एट ऑल। एक्सचेंज रेट को करना स्टेबल इनकी पॉलिसी नहीं है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्रेडिट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, नो। रेगुलेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, नो। रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी, बेटा ये तो उसकी डेफिनेशन ही है, पहली डेफिनेशन ही मैंने तुम्हें यही पढ़ाई थी, तो सीधे सीधे आंसर ही डी है। क्वेश्चन 31, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। बेटा ये तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें ये करवाया था मॉनेटरी ट्रांसमिशन में, ये अपन डिस्कस नहीं कर पाए थे बहुत ज़्यादा, कल टाइम हो गया था तो अपन इसको डिस्कस नहीं कर पाए। तो ट्रांसमिशन ऑफ मनी पॉलिसी में क्या असर होता है, कितने चैनल्स के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है प्रोडक्शन को, प्राइसेस को, कितने तरीकों से? तो हमने पढ़ा था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, कैश फ्लो चैनल, एसेट प्राइस चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल। इसको हमने क्लास में काफ़ी डिटेल में करा था, कल हमने इसमें इतना डिटेल में नहीं करा था। तो हमारा इसका आंसर मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रेफर्स टू हाउ मनी गेट्स सर्कुलेटेड इन डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। द रेशियो ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ चैनल्स, चैनल वर्ड आते से ही बस की वर्ड है उसका, चैनल थ्रू विच एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट, आंसर इज सी। नो नो नॉट डी बेटा, नॉट डी, नॉट डी, नॉट डी, नो 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 नो, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इसमें तुम लोग कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में, वो 4 पॉइंट्स वाला जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है ना, वो। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन को कर लो फिर अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरल इन नेचर, ये तो सही है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स, ये भी सही है। क्वांटिटेटिव आर डिजाइन टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, नो 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 नो, वो क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव में अपन ने पढ़ा था ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, वो सब होते हैं। तो आंसर इज सी, क्योंकि ये गलत है, मतलब इनकरेक्ट है, और ट्रेडिशनल मेथड्स भी ये कहलाते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन इज 33, डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल्स कोलैटरलाइज्ड, बेटा कोलैटरलाइज में तो रेपो रेट और LAF ऐसे आंसर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हाँ, एंड लेंडिंग थ्रू रीपर्चेज ऑपरेशंस, तो ठीक है रेपो, इसकी जगह LAF भी आंसर हो सकता था। नो 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 नो, नॉट OMO, कैसे ऋषि OMO? शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ, सेल एंड ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट। कोलैटरलाइज लिखा है ना बेटा, कोलैटरलाइज का मतलब RBI के पास जाके कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं कि सर ये हमसे आप सिक्योरिटीज ले लो और आप वो कर दो, है ना, ओके। हाँ, वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, रेपो ही उसका आंसर है। क्वेश्चन 34, रिवर्स रेपो, ये एक तरफ है RBI और एक तरफ है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक RBI को लोन दे रहा है, RBI पैसे मांग रहा है कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो मुझको के हमें पैसे दे दो। तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन टेक्स प्लेस व्हेन RBI बोरोज मनी, ये बैंक्स बोरो मनी नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, फ्रॉम बैंक्स बाय गिविंग देम सिक्योरिटी, आंसर इज ए। बनने लगा ना धीरे धीरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग फंड्स बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल द सिक्योरिटी ऑन अ म्यूचुअली एग्रीड, ये भी अगेन रेपो की बात कर रहे हैं, रेट की बात नहीं पढ़ रहे हैं, ये एग्रीमेंट की बात कर रहा है
तो इसलिए अपन ए को आंसर बना देंगे। नो नो नॉट बी बेटा, हाँ सुनो सुनो सुनो, रेपो के आगे अगर रेपो लिखा होता ना बस तो बी आंसर होता, बट यहां उन्होंने रेट लिख दिया, मतलब वो सिर्फ रेट पे फोकस कर रहे हैं, जबकि हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं फॉर लेंडिंग बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, वो तो टू एंड फ्रो दोनों होता है ना बेटा, इसलिए आंसर इज रिवर्स रेपो। अगर इसमें यहां रेट नहीं लिखा होता तो अपन बी टिक कर देते, तो आंसर फिलहाल इज ए। 36, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, पेशेंस रखो। द रेशियो दैट रिलेट्स टू चेंज इन मनी सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस, मतलब मॉनेटरी बेस डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई डिवाइड, आंसर क्या आता है बताओ, किसका आंसर है ये? बी। 37 लंबा है, तुम पढ़ो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लाइफ में फायदा होगा। वेरी गुड। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी कब राइज होती है? इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग दैट इज बॉन्ड्स एंड स्टॉक रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा। अगर बैंक का इंटरेस्ट डिक्लाइन हो गया है तो लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइन हो गई है, तो वो सोचेंगे छोड़ो कैश में ही रख लेते हैं, डिमांड फॉर मनी विल राइज। आगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी रिस्पेक्टिवली राइजेस, ये तुम लोग थोड़ा यहां पे फॉल्टर कर रहे हो इस क्वेश्चन में। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बाबू ज्यादा होगा ना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो आदमी कैश कम लेगा। बी कैसे लग रहा है तुम्हें आंसर? पता नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, ए इज द आंसर बेटा, ए इज द आंसर। 37 का बी इतने लोगों ने लिखा है बेटा। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस, मेरी बात अब समझ में आई? ये तुम्हारा थोड़ा कमजोर गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बैंक में रखने का जो लॉस है ना वो, अगर बैंक का रेट लो हो जाएगा, बैंक का रेट लो हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम मनी की डिमांड हमारी हम बढ़ाएंगे, जबकि हमको कैश ही रख लेने दो, बैंक में कौन रखे जाके। मगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, तो हम मनी की डिमांड नहीं करेंगे, हम कहेंगे वहीं रखे रहने दो। अभी समझ में आया? ये काफी लोगों का गलत हुआ ये वाला क्वेश्चन 37। अभी समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं? अभी समझ में आया? मेरे समझाने के बाद बन गया? समझाने के बाद बन गया? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर दिक्कत दें तो ज्यादा लोड मत लेना, बस जरा से क्वेश्चन और बचे हैं। अब तो बहुत हाई एक्साइटमेंट है कि फटाफट एग्जाम आए और हो जाए। क्वेश्चन 38, मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज, पैसा कब ज्यादा होगा? जब मॉनेटरी बेस बड़ा होगा, लोग करेंसी कम रखेंगे, बैंक रिजर्व्स कम रखेंगे, एक्सेस रिजर्व कम रखेंगे, ये सब दिमाग में बिठाना। फॉर हायर करेंसी रेशो, नो बिल्कुल नहीं। फॉर कांस्टेंट करेंसी, नहीं। लोअर करेंसी रेशो, लोअर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो एंड लोअर एक्सेस, आंसर इज सीधा सीधा सी। पढ़ लो एक बार अच्छे से, पढ़ लो एक बार अच्छे से। नहीं, मेरे कहने की वजह से नहीं, खुद दिमाग लगाओ, धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा मेरे समझ से। पकड़ के चलोगे ना क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सब लोग थकने लगे अब, बस 2 क्वेश्चन और।
मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, मैंने ना तुम्हारे लिए जो एरिया सेलेक्ट किए हैं ना कि इस एरिया में से क्वेश्चन आएंगे, तो ये एरिया पकड़ लो तुम कि मैम ने ये जो एरिया बोले हैं इन एरियाज में से ही क्वेश्चन फंसेंगे। भले ही सेम क्वेश्चन नहीं आए, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तुम्हें याद होगा, ये मैंने तुम्हें दिखाए थे, आई हैड शोन यू दिस। हमारी इंडिया की मॉनेटरी दिस कमिटी, इनका इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, गवर्नमेंट इनको टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट देती है ना, ये मैंने तुम्हें बताया था। मैक्सिमम रेपो रेट दैट बैंक कैन चार्ज, नो। मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन, ये कीवर्ड है, इससे तुम्हें आंसर पकड़ लेना चाहिए था बी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन गोज, डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल्स कोलैटरलाइज्ड, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है, कोलैटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट, तो सीधे सीधे आंसर इज रेपो। अब तो तुम्हें याद ही हो गया। सो हियर गोज, कितने मेरे बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या करना है। इस चैप्टर में एग्जाम वाले दिन तुम, मेरे 2 ही तो वीडियो हैं, अपन ने 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो तुम वीडियो ऑन करना, अपने नोट्स खोल के रखना, फटाफट रिवाइज कर लेना डबल स्पीड में, और उसके बाद मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन ध्यान से करके जाना, उसी में से पेपर आएगा इस बार। दैट्स द की आई एम गिविंग यू। यस, मार्क्स बताओ जल्दी फटाफट, आई एम वेटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। वेरी 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 गुड, वेरी हैप्पी बेटा टू सी दिस। ऐसे ही करते रहो, यू विल बी रॉकिंग। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बस इसी तरह अगर तुम प्रॉपरली सिस्टमैटिक चलते रहे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, और सारी तुम्हारी एफर्ट्स अच्छी जाएंगी। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार कर लेना। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बाय एवरीवन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।